नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो नॉर्सेट हो, ईएसआईसी हो, डीएसएसबी हो और बाकी दूसरे भी जो एग्ज़ाम्स हैं जो प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स एक साथ आ रही हैं। तो बिना देरी किए हुए ये टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैं प्रकाश चंद और आप देख रहे हैं बेसिक नर्सिंग अकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, स्मॉल पॉक्स इरिडिकेट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा डिजीज है जो वर्ल्ड से क्या कर दिया गया, इरिडिकेट कर दिया गया। इसका आंसर तो आपको वहाँ पर स्मॉल बॉक्स देना है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 1980, 1981, 1982, 1983, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया की बात करते हैं, अगर स्मॉल पॉक्स की बात करें, स्मॉल पॉक्स अगर इंडिया से इरिडिकेशन की बात करते हैं तो इंडिया से इसका इरिडिकेशन 1977 में हो गया था। साथ में ये जो वर्ल्ड से है इसका इरिडिकेशन 1980 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर डिजीज पूछ रहे हैं वर्ल्ड वाइड इरिडिकेटेड डिजीज, तो आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, स्मॉल पॉक्स। क्या आंसर रहेगा, स्मॉल पॉक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इसको थोड़ा फास्टली कैरी करते हैं। पर्टूसिस वैक्सीन है, टाइफाइड वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन है और बीसीजी वैक्सीन है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है मोस्ट सेंसिटिव टू हीट। हीट के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पोलियो जो है, पोलियो वैक्सीन मोर सेंसिटिव टू हीट है। पोलियो वैक्सीन मोर सेंसिटिव टू हीट है। अगर कोल्ड पूछा गया है, अगर पूछा गया कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन के कोई लॉजिक नहीं है। बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे, बार बार अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहेगा कि हीट सेंसिटिव की बात आती है तो पोलियो वैक्सीन रहेगा, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन रहेगा। अगर कोल्ड सेंसिटिविटी की बात आती है तो यहाँ पर क्या रहेगा, टिटेनस टॉक्सिड। कौन सा रहेगा, टिटेनस टॉक्सिड इंजेक्शन रहेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हीट, पोलियो और कोल्ड, टीटी। कोल्ड कौन सा हो जाएगा, टीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ यूरिथ्रा ऑफ मेल की यूरिथ्रा का लेंथ कितना होता है। जो मेल की यूरिथ्रा फीमेल की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा बड़ी होती है। इसकी लेंथ जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर की होती है। प्लस फीमेल जो यूरिथ्रा होती है, वो 4 to 6 सेंटीमीटर क्या होती है, लेंथ होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 4 to 6 सेंटीमीटर। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 20 सेंटीमीटर या 4 to 6 सेंटीमीटर किसमें, फीमेल में हो जाएगा। लेकिन कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मेल और फीमेल के कंपेरिजन में फीमेल में जो है वो जेनाइटल इन्फेक्शन या पेरिनियल इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न क्या है, शॉर्ट यूरिथ्रा। यूरिथ्रा की लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कुछ सिक्रीशंस फीमेल में क्या होते हैं, ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। वो मॉइस्चराइजेशन और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं। और बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेल यूरिथ्रा की लेंथ पूछी है, मेल यूरिथ्रा की लेंथ रहेगा 20 सेंटीमीटर, फीमेल की कितनी रहेगा, 4 to 6 सेंटीमीटर। फीमेल में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं थ्रू द जेनाइटल ट्रैक्ट। तो यहाँ क्योंकि यूरिथ्रा उसकी शॉर्ट होती है और कुछ सिक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या प्रोवाइड करते हैं, मीडियम प्रोवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रैडन स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रैडन स्केल क्यों देखा जाता है। ब्रैडन स्केल देखा जाता है प्रेशर अल्सर के लिए, प्रेशर सोर, जिसका दूसरा नाम क्या बोला गया है, बैड सोर, या इसको बोल सकते हैं प्रेशर अल्सर, या क्या बोला जा सकता है, प्रेशर अल्सर। तो ब्रैडन स्केल, प्रेशर सोर, बैड सोर, प्रेशर अल्सर, इन सबको, या इसका दूसरा नाम एक और भी है, डेकुबाइटिस अल्सर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर सोर, बैड सोर, प्रेशर अल्सर, डेकुबाइटिस अल्सर, इसकी
रिजल्ट्स को देखने के लिए कौन सा स्केल काम में लिया जा रहा है, ब्रेडन स्केल काम में लिया जा रहा है। ब्रेडन स्केल के मुख्यतः जो क्राइटेरिया हैं, इसके क्राइटेरिया 6 क्राइटेरिया हैं, टोटल इसके 6 क्राइटेरिया। फर्स्ट जो है वो है, फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो सेंसरी परसेप्शन है। फर्स्ट है सेंसरी परसेप्शन, फर्स्ट क्राइटेरिया सेंसरी परसेप्शन कितना है। सेकंड जो क्राइटेरिया है वो है मॉइस्चर, ये भी बढ़ाता है प्रेशर सोर्स को। थर्ड है एक्टिविटी, थर्ड कौन सा है, एक्टिविटी। फोर्थ है न्यूट्रिशन, फोर्थ न्यूट्रिशन। फिफ्थ है मोबिलिटी और सिक्स्थ है फ्रिक्शन या सीयरिंग। फिफ्थ कौन सा है, फ्रिक्शन या फिर इसको बोलते हैं सीयरिंग। ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि ये डिफरेंट है, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंट है। इन सब की जो स्कोर क्राइटेरिया है, इन सब के जो स्कोर क्राइटेरिया है वो मिनिमम कितना है, 0 दे दिया और मैक्सिमम कितना दे दिया, सॉरी मिनिमम कितना है 1 है और मैक्सिमम कितना दे दिया 4 दे दिया। तो 4 सेंसरी परसेप्शन का भी 4 है, मॉइस्चर का 4 है, एक्टिविटी का 4 है, न्यूट्रिशन का 4 है और मोबिलिटी का भी कितना है 4 इंच, इसलिए इन चारों को अलग लिखा है। तो टोटल कितना हो गया 20 हो गया। फ्रिक्शन और सीयरिंग के लिए कितना है, ये मैं अलग कलर में इंडिकेट कर रहा हूँ, इसके लिए कितना है 3 है। तो 4 × 5 = 20 और प्लस ये कितना हो गया 3, तो +3, तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 23। तो ब्रेडन स्केल प्रेशर सोर, प्रेशर सोर, बेड सोर, प्रेशर अल्सर, डेकुबाइटिस अल्सर को देखने के लिए किया जाता है। इसके 6 क्राइटेरिया हैं, सेंसरी परसेप्शन है, मॉइस्चर है, एक्टिविटी है, न्यूट्रिशन है, मोबिलिटी और फ्रिक्शन और सीयर। इन सब का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है 4 होता है, सिर्फ फ्रिक्शन और सीयरिंग का कितना होता है 3 होता है। तो टोटल स्कोर जो होता है ब्रेडन स्केल का वो कितना होगा 23 होगा। अगर इसकी स्कोरिंग की बात करते हैं अपन, अगर पेशेंट का स्कोर 9 है, इंटरप्रिटेशन, स्कोर इंटरप्रिटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोर 9 है तो वेरी हाई रिस्क होगा, पेशेंट कैसा होगा, वेरी हाई रिस्क होगा। अगर स्कोर 10 से 12 है, 13 से 14 है और 15 से 18 है, 15 से 18, इसके बाद में 19 से कितना आ जाएगा 23, तो ये मैक्सिमम स्कोर है। तो यहाँ पर नो रिस्क है, ये मैक्सिमम स्कोर है, यहाँ पर नो रिस्क है। यहाँ पर है माइल्ड, यहाँ पर हाई रिस्क है, ये रिस्क है हाई, यहाँ पर माइल्ड है और ये रिस्क कौन सा है, मॉडरेट। तो ये स्कोर इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ब्रेडन स्केल यूज़ किया जा रहा है प्रेशर अल्सर, डेकुबाइटिस अल्सर, बेड सोर, प्रेशर सोर, इन सबको देखने के लिए किया जाता है। इसके 6 क्राइटेरिया हैं जिनमें सबका स्कोर कितना है 4 है मैक्सिमम स्कोर। सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन और सीयरिंग का स्कोर कितना है 3 है। ये बाकी क्राइटेरिया सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, मोबिलिटी, फ्रिक्शन और सीयरिंग। मैक्सिमम स्कोर 23 हो गया। 9 है तो वेरी हाई रिस्क है प्रेशर सोर होने के, 10 से 12 है तो हाई रिस्क है, 13 से 14 है माइल्ड है, 15 से 18 मॉडरेट रिस्क है और 19 से 23 स्कोर है। तो किसी भी प्रकार का पेशेंट को कोई रिस्क प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रेडन स्केल। सेंसरी परसेप्शन एक्सेप्ट है, इसमें ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने डाला होगा। सेंसरी परसेप्शन यस, मोबिलिटी यस, सीयरिंग है, लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हॉस्पिटल में का लेंथ ये नहीं करता। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है। द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई आल्सो नोन एज। एक डायग्राम में छोटा सा यहाँ पर बना रहा हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये आई की आउटर लेयर हो गया, ये एक लेंस और कॉर्निया हो गया। यहाँ पर क्या होता है, एक एरिया होता है जहाँ से क्या निकलती है, इस एरिया से पेशेंट की निकलती है ऑप्टिक डिस्क। इस एरिया से क्या निकलती है पेशेंट की, ऑप्टिक डिस्क। यहाँ से क्या निकलती है, ऑप्टिक डिस्क। और यहाँ पर जो रेटिना है, यहाँ पर जो रेटिना है, इस रेटिना में 2 प्रकार के सेल्स होती हैं। इस रेटिना में क्या होती है, 2 प्रकार के सेल्स होती हैं। उन सेल्स को क्या बोला गया, रोड सेल्स बोला गया है और कॉन सेल्स बोला गया। ये दोनों अलग अलग हैं। ये डार्क लाइट में देखने के काम आती है और ये ब्राइट लाइट में देखने के काम में आती है। ये डार्क और ब्राइट लाइट के देखने के काम में आती है। ये रेटिना के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक एरिया, कुछ एरियाज में रोड सेल्स ज़्यादा होती है, कुछ एरियाज में कॉन सेल्स ज़्यादा होती है।
ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा एरिया है, ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर नो रोड सेल्स होती है और न ही कौन सी होती है, कॉन सेल्स होती है। ना किसी प्रकार की रोड सेल्स होती है, ना फिर किसी प्रकार की कॉन सेल्स होती है। इसीलिए इस एरिया को क्या बोला गया है, ब्लाइंड स्पॉट। इस एरिया क्या बोल दिया, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, या फिर इसको बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क, या इसको बोला गया ऑप्टिक डिस्क। तो ब्लाइंड स्पॉट ऑफ वाई आल्सो नोन एज, दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ब्लाइंड स्पॉट आल्सो नोन एज ऑप्टिक डिस्क। तो कौन सेल्स, ये एक प्रकार के सेल्स हैं जो ब्राइट लाइट में, जो कौन सी लाइट में देखने के काम में आती हैं, ब्राइट लाइट में। रोड सेल्स ये डार्क रात में देखने के काम में आती हैं, डार्क लाइट में देखने के काम में आती हैं। प्यूपिल ये लाइट के एंट्रेंस को प्रभावित करता है, अगर ज़्यादा लाइट है तो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, कम लाइट है तो क्या होता है, डायलेट होता है। ऑप्टिक डिस्क ये वो एरिया है जहाँ पर ना तो रोड सेल होती है और ना कौन सी होती है, कौन सेल। इसको क्या बोला गया, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई की अपन आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फास्टली कैरी कर रहे हैं। कौन सेल्स ब्राइट लाइट, लाइट में देखने का, में तो रोड सेल्स डार्क लाइट, प्यूपिल्स लाइट के एंट्रेंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ब्राइट लाइट है, ज़्यादा लाइट है तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। डिम लाइट है या फिर डार्क लाइट है तो प्यूपिल क्या होती है, डायलेट हो जाती है। और ऑप्टिक डिस्क वो एरिया जहाँ पर ना रोड सेल्स होती है ना कॉन सेल्स होती है, उसको अपन ने क्या बोला, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा है और यहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर होते हैं। द मेथड यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन इनटू द ईयर कॉल्ड इज। चलो इसका आंसर की अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एक पहला रूट की बात करते हैं, लोकल एप्लीकेशन, लोकल एप्लीकेशन, इसका जनरली क्या बोला गया है कि ये अप्लाई किया जाएगा थ्रू द स्किन। लोकल एप्लीकेशन किसके थ्रू अप्लाई किया जाएगा, थ्रू द स्किन अप्लाई किया जाएगा। और स्किन अप्लाई करेगा, लेकिन क्या होगा, इट विल टेक मोर टाइम फॉर एब्जॉर्प्शन, मोर टाइम फॉर एब्जॉर्प्शन। इसको एब्जॉर्ब होने में क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके अलावा दूसरा रूट क्या दिया जा सकता है, इसके अलावा अदर जो रूट है वो ओरल दिया जा सकता है। इसके अलावा अदर रूट कौन सा है, ओरल दिया जा सकता है। यहाँ पर स्किन के कंपेरेटिवली ये थोड़ा कैसा है, फास्ट है, लेकिन यहाँ पर कुछ ड्रग्स क्या हो सकती है, वेस्ट हो सकती है। और ये भी क्या लेता है, डेट इज ऑल्सो कैसा है, टाइम कंज्यूमिंग है। साथ ही पेशेंट को टेस्ट और गैस्ट्रिक इरिटेशन जैसी कंप्लेंट्स भी इसमें क्या होती है, ओरल मेडिकेशन में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स जो हैं IM दिया जा सकता है, IV दिया जा सकता है। ओवरऑल इन दोनों की जो कैटेगरी इंजेक्शन के थ्रू जो दिया जा रहा है उसको बोलते हैं पैरेंटल रूट। उसको क्या बोला गया, पैरेंटल रूट उसको बोलते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। ये क्या है, इनका पैरेंटल जो रूट है इनका एक्शन कैसा है, दैट इज़ वेरी क्विकेस्ट, ये सबसे ज़्यादा क्विक है। और जो डिजायर्ड इफेक्ट है, वो लिमिटेड टाइम में अपन को आसानी से क्या होता है, मिल जाता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके कंपेरेटिवली। अब अगर बात करते हैं अपन इसके रूट्स की, तो सबसे पहले बात करें अपन ओरल। फर्स्ट कौन सा है, ओरल। ये माउथ के थ्रू दिया जाएगा, थ्रू द माउथ। वो टेबलेट फॉर्म में हो सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, तो ओरली दिया जाएगा। सेकंड कौन सा है, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में क्या रहेगा आपका, ये सॉरी सबलिंगुअल। सेकंड कौन सा है, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल में क्या दिया जाएगा, अंडर द टंग। कहाँ दिया जाएगा, अंडर द टंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट दिया जाए। स्पेशली कौन सा टेबलेट, नाइट्रोग्लिसरीन। और कब दिया जाता है, स्पेशली एंजाइना पैक्टोरिस में। कब दिया जाएगा, एंजाइना पैक्टोरिस में ये दिया जाता है। सबलिंगुअल अंडर द टंग मोस्टली ये दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसके अलावा जो रूट्स हैं वो है इनहेलेशन। इनहेलेशन का सिंपल मीनिंग है यहाँ पर, इसमें क्या होगा, पेशेंट को जैसे नाइट्रस ऑक्साइड दिया जा रहा है, पेशेंट को कुछ एनेस्थीसिया दिया जाता है, या फिर जो सिंपल टर्म की बात करते हैं तो निबुलाइजेशन पेशेंट को देते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेशेंट को क्या दिया जा रहा है, भाप दिया जा रहा है। ये भाप जो दिया जा रहा है उसका रूट क्या होता है, दैट इज गिव पैरानेजली, पर नेजल के थ्रू दिया जा रहा है। और ये कौन सी फॉर्म में जाता है, एरोसोल, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ड्रॉपलेट। ये कैसे था, एरोजोल ड्रॉपलेट। यानी कहने का मीनिंग ये डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जाएगा, और थ्रू द कैसा जाएगा, इंस्पिरेशन,
ये कैसा लेके जाएगा, इंस्पिरेशन के टाइम पे इसको अंदर लिया जाएगा। एक दूसरा इसका टाइप है इनक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनक्शन का मीनिंग क्या है, ये फर्स्ट अपन ने डिस्कस किया था, दैट इज लोकल एप्लीकेशन। इसको कहाँ पर लगाया जाएगा, स्किन पे रब किया जाएगा, इसको उनको स्किन के ऊपर इसको क्या किया जाएगा, रब किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड इनक्शन। जैसे क्या हो गया, कोई भी क्रीम हो गया, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो पेन रिलीफ हो, चाहे वो एंटीबायोटिक हो या फिर क्या बोल सकते हैं, चाहे वो पेन रिलीफ हो। एक और है यहाँ पर इंस्टिलेशन, नंबर 3 है इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया। जब भी बॉडी कैविटीज़ में कोई मेडिसिन डाला जाता है, बॉडी कैविटीज़ कौन कौन सी होगी, आई हो गया, ईयर हो गया, ये दोनों, ये अगर मेडिकेशन की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्टिलेशन बोला गया। और लास्ट है इंसर्शन। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, सपोजिटरी। सपोजिटरी ये कैसा होता है, यह है एक सॉलिड मास होता है जो कहाँ पर एंटर किया जा रहा है, बॉडी की ओरिफिस में, बॉडी के हॉल्स में क्या किया जा रहा है, इसको दैट इज नॉट कैविटी, ये ओरिफिस है, यहाँ पर एंटर किया जा रहा है। इसको डगलकोल एक सपोजिटरीज का मेन एग्जांपल है, जो मोस्टली वार्ड में इसको क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, द मेथड यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग, द मेथड यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन इन टू द ईयर, इट इज कॉल्ड एज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कॉल्ड इंस्टिलेशन। कुछ और भी मेडिकेशन हैं के टाइप है इनके रूट्स के, इनसफलेशन, इनसफिलेशन, इनसफिलेशन का सिंपल मीनिंग है ये कौन सी फॉर्म में होगा, स्पेशली पाउडर फॉर्म में। और वुंड वगैरह के ऊपर इसको क्या किया जाता है, दैट इज एक स्प्रे किया जाता है, छिड़क दिया जाता है, पाउडर को क्या कर दिया जाता है, जैसे ये वाला पार्ट, ये वुंड आ गया तो यहाँ पर पाउडर लेके इस पूरे पार्ट पे क्या किया जाएगा, ये एक फैला दिया जाएगा, इसको बोलते हैं इनसिपिलेशन। और इसका जो मशीन आता है उसको इनसिपिलेटर बोलते हैं। इसके अलावा एक और टाइप है इम्प्लांट। इम्प्लांट में क्या होगा, मेडिकेशन, जैसे सबडर्मल हो सकता है, सबक्यूटेनियस हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा, इस एरिया में ड्रग्स की जो सॉलिड फॉर्म है, ड्रग्स की जो सॉलिड फॉर्म है वहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, उसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स हैं जिनको बोला गया पेरेंटल रूट। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में बार बार, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। पेरेंटल रूट की बात करते हैं। पेरेंटल का मीनिंग क्या है, इंटेस्टाइन को छोड़ के बिसाइड इंटेस्टाइन, बिसाइड इंटेस्टाइन, पैरा इंटेस्टाइनल या पैरेंटल जिसको बोला गया। IM ये मसल्स में दिया जाएगा, IV ये वेन्स में दिया जाएगा, IA ये आर्टरीज में दिया जाएगा, और IC ये कार्डियक हार्ट में डायरेक्टली दिया जाएगा। इंट्राथिकल वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्राथिकल या फिर इसको बोलते हैं इंट्रा स्पाइनल, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, इंट्रा स्पाइनल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। और इंट्रा ओसियस, तो ओसियस टिश्यू किसके हैं, बोन के, ओसियस टिश्यू किसके हैं, बोन के टिश्यूज हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्रा पेरिटोनियल कहाँ पर दिया जाएगा, इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि ये क्वेश्चंस नहीं है, एक एक बड़ा बड़ा टॉपिक्स हैं, ध्यान से समझिएगा। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ही आपके लिए यूज़फुल है। बहुत बड़ा ये टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर देखो और भी सारे, इंस्टिलेशन ये इसका आंसर हो गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेट इनटू द बॉडी कैविटीज़। इंजेक्शन का मीनिंग क्या हो गया, IV हो गया, IM हो गया, IC हो गया, इंट्राथिकल हो गया, इंट्राओशियस हो गया। इनहेलेशन का मतलब क्या, थ्रू द लंग्स एरोसोल या ड्रॉपलेट फॉर्म में एक तरह से थ्रू द रेस्पिरेशन लिया जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है, जैसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन अपने लगाया तो बाद में जो मेडिकेशन है वो कैसी होकर जा रही है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेट होकर जा रही है प्रेशर की वजह से। तो ये कुछ इसके टाइप्स थे इंजेक्शन के, जो अपने डीपली इनके बारे में डिस्कस किया है, और बाकी और भी जब क्वेश्चन आएंगे तो और डिस्कस करते रहेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स से एक और रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर रियल में मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर थोड़ा आपके लिए यूज़फुल वीडियोज है, तो प्लीज़ और प्लीज़ आप लोगों के लिए यही एक बड़ा फीस होगा कि आप बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी क्या करें, इसको ट्रांसफ़र करें। और क्योंकि इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, तो यहाँ पर कम समय लेते हुए अपन बाकी टॉपिक्स को पूरा करते हैं। तो एक बार और रिक्वेस्ट, शुरू से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखें, डेफिनेटली आपके बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल है लेकिन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन बर्थ विदिन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पुराने टाइम में कुछ डेथ के लिए 7 डेज का रजिस्ट्रेशन था और इसके बर्थ के लिए 21 डेज का रजिस्ट्रेशन था। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि जो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये क्वेश्चन भी आया, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया? तो वेरी इंपॉर्टेंट आया 1969। कब आ गया था? 1969 में आया था। अब इन दोनों के लिए चाहे वो बर्थ हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बर्थ हो, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो स्टिल बर्थ हो, चाहे कौन सा बर्थ हो, स्टिल बर्थ, चाहे कौन सा हो, स्टिल बर्थ। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर डायरेक्ट आता है वही टॉपिक आपका तैयार है। तो इस प्रकार की तैयारी मत करिए, इधर उधर मत भागिए। जो टॉपिक आपको, जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है, बार बार देखो उसको। रिवीजन आपको ही सफलता तक लेके जा सकता है। इंटेलिजेंस से ज़्यादा मायने नहीं रखती। एक डायलॉग जो आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमेशा प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो बार बार क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ विदिन, तो अभी जो टाइम लिमिट बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 में लागू किया गया था, बर्थ के लिए 21 डेज, डेथ के लिए 21 डेज और स्टिल बर्थ के लिए भी कितना है? 21 डेज। तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना है। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट की जहां पर बात आती है 1969 में लागू हुआ था। और कितने दिन में रजिस्ट्रेशन करवाना है? डेथ, बर्थ और स्टिल बर्थ का विदिन 21 डेज। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव डाटा। मैं बिना टाइम लिए इनको कैरी कर रहा हूँ थोड़ा फास्टली, ताकि आपका बहुत सारे क्वेश्चंस और सिलेबस कवर हो। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव डाटा, ये अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी। एक टॉपिक मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, ऑब्जेक्टिव डाटा और सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो प्रकार से डाटा को क्या किया गया है, क्लास किया गया। सब्जेक्टिव डाटा जो वो है जो पेशेंट बताता है। कौन बता रहा है? पेशेंट बता। और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, ये सारे के सारे क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये क्या करते हैं? पेशेंट से असेस करते हैं, डाटा को क्या करते हैं? असेस करते हैं। उन डाटा को अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव डाटा। क्या हो गया इसमें? टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, बीपी हो गया, स्किन कलर हो गया। ये सारे के सारे कौन असेस कर रहा है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो इनको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। इनको क्या किया जा रहा है? ऑब्जर्व किया जा रहा है। ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इन डाटा को क्या बोल सकते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा का मतलब क्या है? पेशेंट अपनी फीलिंग क्या करता है? खुद बताता है। पेशेंट अपनी फीलिंग क्या करता है? खुद बताता है। सपोज करो उसको नोजिया जैसा लग रहा है, तो अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अपन ऑब्जर्वर नहीं कर सकते, पेशेंट खुद बताएगा। उसको एंग्जाइटी हो रही है, उसको फियर हो रहा है, उसको वरी हो रही है, या पेन का जो लेवल है, हालांकि पेन के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया भी बनाए गए हैं। तो ये सारे के सारे कौन बता रहा है? सब्जेक्टिव फीलिंग्स हैं। ये कौन बताता है? पेशेंट बताता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव हेल्थ केयर प्रोवाइडर असेस करेगा, सब्जेक्टिव कौन बताएगा? पेशेंट बताएगा। तो ऑब्जेक्टिव डाटा का एग्जांपल पूछा है तो अपन को क्या देखना है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर में फीलिंग ऑफ वरी, ये कौन बताएगा? मरीज बताएगा। इचिंग, ये कौन बताएगा? मरीज बताएगा। नोजिया कौन बताएगा? मरीज बताएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिसकलरेशन ऑफ स्किन। ये कौन देखेगा? ये इट इज सीन बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। द पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज इंडिकेटेड बाई एंड्यूरेशन ऑफ। सबसे पहले देखो ये बात करते हैं, इसमें तीन चीज़ें आ गई। एक तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट आ गया, एक एंड्यूरेशन वर्ड आ गया, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आ गई। तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट में क्या होता है कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट की अपन बात करते हैं तो जैसे ही ये स्किन की बात करते हैं, ये क्या हो गया आपका? स्किन की बात करेंगे। अगर यहाँ पर अपन पेशेंट को एक इंजेक्शन लगाते हैं, एक इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं, और वो इंजेक्शन कैसा लगाते हैं? आईडी। कौन सा लगाते हैं? इंट्रा। पेशेंट को इंजेक्शन कैसे लगाते हैं? पेशेंट को इंजेक्शन लगाएंगे आईडी। ये आईडी इंजेक्शन पेशेंट को लगा दिया। आईडी में एंटर क्या करते हैं? पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। क्या बोला गया? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम ट्यूबरकुलिन टेस्ट का नाम है ट्यूबरकुलिन
स्किन टेस्ट, इसका दूसरा नाम क्या है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट इसको बोला गया है। अब इसमें 0.1 ml कितना डोज दिया जा रहा है, 0.1 ml, रूट क्या हो गया आईडी। ये स्किन में क्या किया जाएगा, यहाँ पर थ्रू द निडल इंसर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर एक एंड्यूरेशन बनेगा, एंड्यूरेशन का सिंपल मीनिंग समझ आना कि थोड़ा सा स्किन ऐसे क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, फूल जाएगा। अब ये एंड्यूरेशन को असेस किया जाएगा। ये जो एंड्यूरेट बना है, जो फपोला बना है, जो फोड़ा बना है इंट्राडर्मल यानी कि स्किन के नीचे, डर्मिस के नीचे जो एंड्यूरेशन बना है, इसको असेस किया जाएगा, इसको चेक किया जाएगा। चेक करने का जो टाइम है 48 टू 72 आवर, 48 से 72 घंटे बाद में इसको क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसी टेस्ट को क्या बोला गया, दैट टेस्ट इज कॉल्ड मॉन्टेक्स टेस्ट। इसी को क्या बोलते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया देखो, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट आल्सो नोन एज मॉन्टेक्स टेस्ट। ओके, इसमें क्या किया जाएगा, इंट्राडर्मिनली क्या दिया जाएगा, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव दिया जाएगा, और ये कितना दिया जाएगा, 0.1 ml स्किन के नीचे दिया जाएगा। इसके बाद में क्या बनेगा, एंड्यूरेशन बनेगा, और एंड्यूरेशन को कितना टाइम बाद में असेस किया जा रहा है, 48 से 72 घंटे में। और 48 से 72 घंटे के बाद में एंड्यूरेशन की क्या देखी जाती है, साइज देखी जाती है। एंड्यूरेशन क्या देखी जाती है, साइज देखी जाती है। तो यहाँ पर मैं एक डायरेक्ट आंसर इसका क्वेश्चन का बोल रहा हूँ, इसके बाद में इसको और समझेंगे अपन, कि जब भी पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट की बात आती है तो 10 या ना कुछ कंडीशन दी हुई है, ना तो कोई कंडीशन दी हुई है, ना किसी पेशेंट के कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि किस प्रकार से पेशेंट किसके कांटेक्ट में है, क्या पेशेंट की कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में 10 या 10 mm से ज़्यादा, 10 mm या 10 mm से मोर जो क्राइटेरिया है वो किसको इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स को। तो ये डायरेक्ट आंसर यहाँ पर आपको याद रखना। 10 या 10 से ज़्यादा अगर उसका एंड्यूरेशन बन रहा है, इसका साइज 10 mm बन रहा है, 10 mm बन रहा है, ऐसी कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे इसको, दैट इज कोल्ड पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट। तो पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज इंडिकेटेड बाय एंड्यूरेशन ऑफ, सो आंसर हो जाएगा 10 mm और मोर इन डायमीटर। 10 या 10 से ज्यादा का डायमीटर किसको इंडिकेट करता है, पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट। इसका दूसरा नाम मॉन्टेक्स टेस्ट। 48 से 72 घंटे के बाद में असेस किया जा रहा है। इसके बाद में साइज देखी जाएगी, साइज अगर 10 से ज्यादा तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट। इसके अलावा कुछ यहां पर और अपन ट्यूबरकुलिन टेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, दूसरा नाम अपन इसका अपने देख लिया, दैट इज कॉल्ड ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। दूसरा नाम क्या हो गया, मॉन्टेक्स टेस्ट। सेकंड क्या हो गया, मॉन्टेक्स टेस्ट। इसमें क्या दिया जाएगा, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव 0.1 ml, और दिया कैसा जाएगा। तो यहाँ पर बात चल रही थी अपने ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, जिसका दूसरा नाम क्या हो गया, मॉन्टेक्स टेस्ट। दूसरा नाम क्या हो गया, मॉन्टेक्स टेस्ट। इसमें आईडी ड्रग्स दिया जाएगा 0.1 ml। उसके बाद में उसको असेस किया जाएगा, और असेस करने का जो टाइम है वो 48 से कितना घंटे है, 72 आवर है। 48 से 72 घंटे के बाद में असेस किया जाए। असेस करने में क्या देखेंगे, पेशेंट के एंड्यूरेशन का साइज़ देखेंगे, और साइज़ हमेशा किस में होता है, mm में होता है। जो आईडी इंजेक्शन दिया है उसकी वजह से स्किन पे क्या बनेगा, फफोला बनेगा, जिसको क्या बोल सकते हैं, रेड फफोला बनता है। और इस फफोले की क्या देखी जाती है, साइज, और साइज किस में देखी जाएगी, mm में देखा जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि मैंने एक लाइन बोल दी, 10 mm और इससे ज़्यादा अगर एंड्यूरेशन है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट। उसको क्या बोला गया, पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट। लेकिन इसके 3 क्राइटेरिया और बना दिए गए हैं, और तीनों क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। अगर पेशेंट को HIV पॉजिटिव है, पेशेंट कैसा है, HIV पॉजिटिव है, या फिर जो TB केस है उनके रिसेंट में क्या आया है, कांटेक्ट में आया है। जो TB के मरीज हैं उनके रिसेंट में क्या है, यानी कि हाईली कांटेक्ट में है। एक और है, एक्सरे में अगर फाइब्रोटिक चेंजेस हैं, एक्सरे में अगर फाइब्रोटिक चेंजेस हैं, इसका मीनिंग क्या है, फाइब्रोटिक चेंजेस का मीनिंग यही है कि पेशेंट हो सकता है कि पुरानी TB से क्या हुआ हो, रिकवर हुआ हो। तो ऐसी कंडीशन में अपन को क्या मिलेगा, फाइब्रोटिक चेंजेस मिलेंगे एक्सरे में। एक और इंपॉर्टेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट,
किडनी है, लंग है, लीवर है, इस प्रकार का अगर ट्रांसप्लांट उन्होंने करवाया तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि पेशेंट को बहुत सारी ड्रग्स लेनी पड़ती है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेनी पड़ती है, उसके बॉडी का जो रिएक्टेंट पावर है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, स्कोर कम रहेगा। या फिर पेशेंट क्या है, लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी है, पेशेंट क्या ले रहा है, लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी। ये सारी की सारी वो कंडीशन है, यहाँ पर रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 mm या इससे ज़्यादा, 5 mm मिनिमम या इससे ज़्यादा है तो उसको भी क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। HIV पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी, एक्सरे में फाइब्रोटिक चेंजेस, यानी कि रिसेंटली पेशेंट किससे रिकवर हुआ है, TB से रिकवर हुआ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। और एक और कंडीशन है ESRD, वो कौन सा, ESRD। अब 10 mm और इससे ज़्यादा, 10 और मोर, ये किसको पॉजिटिव बताता है, तो ये पॉजिटिव बताएगा आपको जो लैब में पर्सनल है, जो लैब में माइक्रोबायोलॉजी है, ऐसे लैब्स में काम कर रहे हैं जहां पर इन्फेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। हाई प्रीवेलेंस कंट्री, हाई प्रीवेलेंस कंट्री, वो कंट्री जहां पर TB के केस क्या पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। IV ड्रग्स यूजर्स, ड्रग यूजर जो नशीले पदार्थों का वेन आर्टरी से या वेन के थ्रू क्या करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेब पर्सनल हो गया, या चिल्ड्रन 4 ईयर से कम, 4 साल से छोटे बच्चे, या कुछ ऐसी कंडीशन जिनमें रिस्क होता है, जो रिकवर नहीं कर पाते हैं, इम्यून सप्रेस होता है, जैसे हो गया ल्यूकेमिया, SLE, डायबिटीज़ मेलाइटस और ESRD। यहाँ पर भी तो इन डिजीज कंडीशन ये भी क्या करती है, रिस्क को क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर 10 mm और इससे ज़्यादा क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई हिस्ट्री नहीं है, किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं है, नो नॉन रिस्क फैक्टर, नो नॉन रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर, ऐसी कंडीशन में नो नॉन रिस्क फैक्टर किसी प्रकार का, तो ये बिल्कुल ग्रीन रहेगा। यहाँ पर 15 mm या इससे ज़्यादा अगर आ रहा है एंड्यूरेशन, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, TB पॉजिटिव या पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत बार एग्जाम्स में आया है, घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट किसको चेक करने के लिए, पहले तो TB को देखने के लिए करते हैं, इसका दूसरा नाम मॉन्टेक्स टेस्ट है। इसमें इंट्राडर्मली 0.1 ml PPD दिया जाता है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव दिया जाएगा। इसके बाद में एंड्यूरेशन, जो फपोला बनेगा, जो रेडनेस बनेगा, उसकी MM में साइज चेक की जाएगी, और साइज चेक कब किया जाएगा, 48 से 72 घंटे के बाद में, और इसका साइज MM में देखा जाता है। नॉर्मली अगर कोई कंडीशन नहीं दी है तो 10 या ज़्यादा का जो केस है उसको ऊपर ने क्या बोल दिया गया, पॉजिटिव बोल दिया गया। लेकिन अब 3 कैटेगरीज की बनाएगी। पेशेंट अगर HIV पॉजिटिव है, रिसेंट TB के कांटेक्ट में आया हुआ है, कुछ फाइब्रोटिक एक्सरे में चेंजेस हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, ESRD है, या लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी, इनमें अगर 5 mm से भी ज़्यादा है तो भी उसको अपन क्या मानेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। अगर 10 mm और इसकी बात करते हैं तो लेब पर्सनल है, हाई प्रीवेलेंस कंट्री है, IV ड्रग यूजर्स है, चिल्ड्रंस हैं, और ल्यूकेमिया है, SLE है, DM है, ESRD है, सब के सब में क्या किया जाएगा, 10 से ज़्यादा वाला। और किसी को कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे, 15 mm से ज़्यादा होना भी क्या कहलाएगा, आपका पॉजिटिव कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये इससे भी बड़ा टॉपिक है लेकिन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। द टाइप ऑफ फीवर इन विच द टेम्परेचर fluctuate more than 2 degree Celsius, temperature fluctuate more than 2 degree Celsius all above the normal during 24 घंटे के अंदर जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो 2 डिग्री से ज़्यादा क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, और इसी के कारण इसको क्या बोला गया है, ऑप्शन A इंटरमीडिएट फीवर, ऑप्शन B रिमिटेंट फीवर, ऑप्शन C रिकरेंट फीवर, और ऑप्शन D क्या हो गया, रिलैप्सिंग फीवर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट से भी बड़ा है। यहाँ पर अपन बात करते हैं अगर फीवर की स्टेज, ये पूरा टॉपिक ही मैं कवर कर रहा हूँ, अगर फीवर की स्टेज की बात करते हैं तो कुछ फीवर के पैटर्न्स हैं, देखो ध्यान से सुनना। अगर बात करते हैं इंक्रीज होने की, इसको बोलते हैं ऑनसेट या इन्वेजन, इसको क्या बोलते हैं, ऑनसेट बोलते हैं
या इन्वेजन। में पूरा टॉपिक क्लियर करूंगा आपका, ऑनसेट या इन्वेजन बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। एक स्टेट ऐसी आती है जहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं फास्टिजियम। इसको क्या बोला है, फास्टिजियम, या इसका दूसरा नाम है स्टेडियम। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद में टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर होता है डिक्रीज। इसको बोला गया डिफरवेसेंस, या इसका दूसरा नाम है डिक्लाइन। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, डिक्लाइन। ये दो प्रकार से होता है, ये होता है लाइसिस और दूसरा कौन सा है, क्राइसिस। फर्स्ट कौन सा है, लाइसिस, और सेकंड कौन सा है, क्राइसिस। अगर क्राइसिस की बात करते हैं तो ये जो टेम्परेचर डिफरवेसेंस होता है, डिक्लाइन होता है, वो कैसा हो जाएगा, सडन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेम्परेचर की स्टेज की बात करते हैं तो जहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ऑनसेट और इन्वेजन। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। इसके बाद में एक लेवल पर टेम्परेचर कहाँ पर पहुँच जाता है, मैक्सिमम पहुँच जाता है। कितना पहुँच जाता है, मैक्सिमम पहुँच जाता है, और टेम्परेचर क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। इसको अपन बोलते हैं फास्टिजियम या स्टेडियम। इसके बाद में हाई टेम्परेचर से टेम्परेचर कैसा होता है, डिक्लाइन होता है। इस डिक्लाइन की स्टेज को बोलते हैं डिफॉर्मेशंस या डिक्लाइन बोला गया, डिक्लाइन, कम होना। अब ये डिक्लाइन दो तरीके से होता है, एक तो सडन हो गया, जिसको तो क्या बोल दिया, क्राइसिस, सडन हो गया, और एक होता है जिग जैग मैनर में। एक कौन सा होता है, जिग जैग मैनर, ठीक है। इस पैटर्न में डिक्रीज होगा, और एक सडनली डिक्रीज होगा। ये दो प्रकार का है, एक ट्रू क्राइसिस है और दूसरा कौन सा है, फॉल्स क्राइसिस। ये शॉर्ट फॉर्म अलग स्टैंडर्ड नहीं है, ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस में क्या है, और यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं, ये हो गया ट्रू क्राइसिस, ये हो गया फॉल्स क्राइसिस। यहाँ पर पेशेंट कंडीशन इंप्रूव होती है, यहाँ पर पेशेंट कंडीशन में, यहाँ पर पेशेंट की फॉल्स क्राइसिस में कोई चेंज नहीं आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेज ऑफ फीवर की बात करते हैं तो ऑनसेट है, इन्वेजन है। पहले इंक्रीज हुआ, फिर मैक्सिमम जाके कांस्टेंट हो गया, जिसको फास्टिडियम स्टेडियम बोला। फिर डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन दो प्रकार से होता है, एक क्राइसिस होता है, दूसरा लाइसिस होता है। अगर सडन हो रहा है तो इसको क्राइसिस बोला गया। दो प्रकार का, ट्रू और फॉल्स। अगर पेशेंट की कंडीशन में चेंज आ रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है और पेशेंट की कंडीशन में क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसको बोलेंगे ट्रू क्राइसिस। टेम्परेचर कम हो रहा है लेकिन पेशेंट की कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड फॉल्स क्राइसिस। और लाइसिस का मीनिंग है टेम्परेचर जिग-जैग मैनर में थोड़ा टाइम लेके वापस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके अलावा अपन इसमें बात करेंगे, यहाँ पर अभी फीवर की बात होना बाकी है। इसके अलावा एक फीवर हो रहा है कांस्टेंट फीवर, कांस्टेंट या कॉन्टिन्यूस फीवर, कॉन्टिन्यूस, इसको बोलते हैं कांस्टेंट या कॉन्टिन्यूस फीवर। बहुत इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्यों बोला गया इसको, क्योंकि यहां पर मॉर्निंग और इवनिंग, मीनिंग पे जाना, मॉर्निंग और इवनिंग में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना होता है, लेस देन 2 डिग्री। कितना होता है, लेस देन 2 डिग्री होता है। बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो 2 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। लेकिन कभी भी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आता है, लेकिन टेम्परेचर नेवर नॉर्मल, कभी भी नॉर्मल, नेवर नॉर्मल, नॉर्मल नहीं आता, टेम्परेचर कभी भी नॉर्मल नहीं आता। इसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग हो गया लेस देन, टेम्परेचर कभी नॉर्मल नहीं आएगा, फीवर बना रहेगा कंटिन्यूसली, लेकिन डिग्री जो है वो डिफरेंस है वो 2 डिग्री से कम का होगा, ठीक है। सॉरी, यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा कांस्टेंट या कंटिन्यूस फीवर। नाम से पता चल रहा है कि यहां पर टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, जो मॉर्निंग प्लस इवनिंग, ठीक है, लेस देन 2 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है रीमिटेंट फीवर। बहुत सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज करने वाला है वो है रीमिटेंट फीवर। रीमिटेंट फीवर का मतलब है कि यहाँ पर जो डिफरेंस होगा मॉर्निंग और इवनिंग के, जो डिफरेंस होगा मॉर्निंग और इवनिंग का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 2 डिग्री से ज़्यादा क्या होगा, 2 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और कभी भी टेम्परेचर कभी भी नॉर्मल नहीं आएगा, कभी भी नॉर्मल
नहीं आएगा, टेम्परेचर कभी भी नॉर्मल की तरफ नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या बोला गया। तो द टाइप ऑफ फीवर इन विच द टेम्परेचर फ्लक्चुएट मोर देन 2 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट है। सेल्सियस ऑल अबाउ नॉर्मल, नॉर्मल कभी भी नहीं आएगा ड्यूरिंग 24 आवर पीरियड, तो दैट इज कॉल्ड रिमिटेंट फीवर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिमिटेंट फीवर। बाकी सारे फीवर भी अपन बात करेंगे। अगर बात करते हैं इंटरमिटेंट फीवर की, ये है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर में क्या होता है कि रेगुलर इंटरवल के बाद में कैसा आता रहता है, टेम्परेचर नॉर्मल आता रहता है। कैसा आता रहता है, टेम्परेचर नॉर्मल आता रहता है। इसीलिए इसके देखो टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर सब नॉर्मल उससे कहाँ चला गया, हाई से वापस कैसा आ जाएगा, नॉर्मल। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फीवर। ये भले फ्यू हावर्स हो सकता है, कुछ घंटे हो सकते हैं, या कुछ क्या हो सकता है, डेज। तो नॉर्मल से हाई की तरफ जाएगा, हाई से वापस कैसा आएगा, नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट। रिमिटेंट में क्या होता है, कभी भी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आता है, लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होता है, 2 से ज़्यादा होता है। कंटिन्यूस और कांस्टेंट फीवर में क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस 2 डिग्री से कम होता है, लेकिन कभी भी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आता है। रिकरेंट फीवर, नाम से पता चल रहा है कि बार बार कैसे एपिसोड्स आते रहेंगे, फीवर के एपिसोड आते रहेंगे। और रिलैप्सिंग फीवर में क्या है कि रिलैप्सिंग फीवर, इसमें ब्रीफ फेब्राइल पीरियड्स आएंगे, ब्रीफ फेब्राइल फीवर आता रहेगा पेशेंट को, और दैट इज फॉलोड बाय 1-2 डेज के लिए टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। 1-2 दिन टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, फिर से क्या आ जाएगा, पेशेंट को फीवर आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड रिलैप्सिंग फीवर। इसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। राइगर फीवर है, राइगर में ये क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, कोल्ड है, हॉट है और स्वेटिंग स्टेज, CHS ध्यान रखना है इसको, ये पूछा गया, कोल्ड है, हॉट है, सी। तो राइगर जो फीवर है वो सडन सीवियरिंग के साथ में स्टार्ट होता है। राइगर फीवर में क्या होता है, सीवियर होता है पेशेंट, और उसके बाद में कैसा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर था। A statement of the predictable relationship between 2 or more variables in research study। हालांकि ये रिसर्च का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको शॉर्टली अपन कैरी करेंगे। तो अगर बात आती है, देखो वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स में जैसे ये वो चीज़ें हैं, ये वो क्राइटेरिया हैं जहाँ पर पेशेंट को क्या करता है, पेशेंट की मानो जो एक दूसरे से क्या करते हैं, हर वेरिएबल्स को, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंक हो, चाहे ऑब्जेक्टिव, उनको क्या करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंस पैदा करते हैं, उनमें क्या करते हैं, डिफरेंस पैदा करते हैं, और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोला गया। जैसे एक पर्सन है, उसकी हाइट, उसका वेट, उसकी विड्थ, उसका कलर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं जो एक दूसरे पर्सन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये वेरिएशन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो अब इन वेरिएबल्स के बीच में अगर इन वेरिएबल्स के बीच में क्या देखा जाता है, रिलेशनशिप। इन वेरिएबल्स के बीच में क्या देखा जाता है, रिलेशनशिप, और इसी रिलेशनशिप को अपन क्या बोल सकते हैं, हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस, इट इज़ अ प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप, इट इज़ अ प्रिडिक्टेबल, ये एक अनुमानित क्या है, रिलेशनशिप है, जो रिसर्च को कैरी करने के लिए, जो रिसर्च को टेस्ट करने के लिए क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पर जो कंफ्यूज आपको करेगा, तो हाइपोथेसिस, द करेक्ट आंसर इज हाइपोथेसिस, द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, इट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अजम्पशन क्या है, अजम्पशन भी क्या है, एक प्रकार के ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, ये एक प्रकार के सही धारणाएं हैं, ये एक प्रकार के सही क्या है, धारणाएं हैं, वो हैं तो सही धारणाएं, लेकिन दैट इज नॉट टेस्टेड, वो साइंटिफिकली उनको टेस्ट नहीं किया गया। तो अजम्पशन एक प्रकार की धारणा है जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, इनको राइटली चेक नहीं किया गया, साइंटिफिकली इसको टेस्ट नहीं किया गया, तो वो एक मन की सोच है, लेकिन वो सही होती है, दैट इज ट्रू, वो सही। जैसे क्या होता है कि लोग एल्कोहल का इस्तेमाल करने से लोग मर जाते हैं, तो सारे नहीं मरते, लेकिन ऐसा है कि वो इस प्रकार से इफेक्ट डालता है, तो एक प्रकार से सही है, बट साइंटिफिकली इट इज नॉट टेस्टेड। और हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस 2 वेरिएबल लिया जाएगा, कुछ पर्सन्स को लिया जाएगा जो अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ पर्सन जो अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाएगा और कितना परसेंटेज वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो ये जो हाइपोथेटिकली रिलेशनशिप है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, आंसर इसका क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन थेरेपेटिक रिलेशनशिप। सबसे पहला बात है थेरेपेटिक रिलेशनशिप क्या होता है।
थेरेपेटिक रिलेशनशिप वो होता है कि नर्स और पेशेंट के बीच में एक आइडियल कम्युनिकेट होके एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। और ये जो शेयर करना है ये न कि नर्स और पेशेंट के लिए, भले ही आपके फ्रेंड सर्कल की बात करते हैं, भले ही आपके फ्रेंड सर्कल की बात करते हैं, भले ही आपकी सोसाइटी की बात करते हैं, भले ही आपकी कम्युनिटी की बात करते हैं, लोग उन्हीं के साथ अपनी कम्युनिकेशन शेयर करते हैं जिनको उनके ऊपर क्या होता है, सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है। सेम वही यहाँ पर है कि पेशेंट भी उन्हीं के साथ उन्हीं नर्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है जिन पे उनको क्या होता है, ट्रस्ट होता है। वो उनकी प्राइवेसी को क्या कर सकती है, मेंटेन कर सकती है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रस्ट फर्स्ट ऑप्शन है, नॉलेज है, रेस्पेक्ट है, मोटिवेशन। ये हर बार मोटिवेट होकर रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया जा सकता, रिस्पेक्ट एक अलग फैक्टर है, नॉलेज डिफरेंट थिंग है। तो यही पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ट्रस्ट। इसी के बेस पे लोग एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन रिलेशनशिप इसको बोला गया है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि सिंपल है, रेस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर टू सेंडर इज कॉल्ड एज। बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज अबाउट कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ डाटाज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है, डाटाज और इंफॉर्मेशन का क्या है, एक्सचेंज है। इसकी जो प्रोसेस है, अगर बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस का, तो सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा सेंडर। सबसे पहले क्या रहेगा, सेंडर। सेंडर क्या सेंड करेगा, सेंडर सेंड करेगा मैसेज। क्या भेजेगा, मैसेज। और मैसेज कौन रिसीव करेगा, मैसेज रिसीव्ड बाय रिसीवर। मैसेज कौन रिसीव करेगा, रिसीवर। और फिर रिसीवर किसको सेंड वापस क्या भेजेगा, ये भेजेगा फीडबैक, ये भेजेगा फीडबैक। और फीडबैक किसको भेजेगा, सेंडर को। तो सेंडर, मैसेज, रिसीवर और फीडबैक। इसके अलावा जो मैसेज है उसको क्या किया जा रहा है, दैट इज एनकोडिंग। ये क्या हो गया, एनकोडिंग। बिफोर मैसेज एनकोडिंग और आफ्टर मैसेज इट विल बी डिकोडिंग। मैसेज के बाद में डिकोड होगा, बिफोर मैसेज क्या होगा, एनकोड, ताकि अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसफर किया जा सके और वहाँ पर रिसीवर के लिए उसकी लैंग्वेज में उसको रिसीव किया जा सके। तो ये जो रेस्पॉन्स है फ्रॉम द रिसीवर, ये क्या कहलाएगा, द रेस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर टू सेंडर। तो क्या है, इसको क्या कहलाएंगे अपन, फीडबैक। तो दैट इज कॉल्ड। तो मैसेज शुरुआत की फेज है, टेक्स्ट ये मैसेज का एक टाइप है, स्टिमुलस ये अलग चीज़ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फीडबैक। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रेशर रीडिंग शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द फिजिशियन। निम्न में से कौन सा ब्लड को सबसे पहले फिजिशियन को रिपोर्ट किया जाएगा। देखो आज मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, एक डायस्टोलिक बीपी होता है और दूसरा होता है सिस्टोलिक बीपी। सेकंड कौन सा है, सिस्टोलिक बीपी। इस बीपी को यानी कि सिस्टोलिक को थोड़ा ट्रीटमेंट करना या कंट्रोल करना लिटिल आसान है और ये उतना ज़्यादा डेंजरियस नहीं है, ये उतना ज़्यादा डेंजरियस नहीं है। लेकिन डायस्टोलिक अगर किसी पेशेंट का इंक्रीज हुआ है, किसी पेशेंट का अगर डायस्टोलिक बीपी इंक्रीज हुआ है, तो ये क्या कोज करता है, ये कोज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी, ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी। साथ में उनको कैसा बना सकता है, ये ब्लड वेसल्स को कैसा बना सकता है, हार्ड बना सकता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं वहाँ पर क्या कोज कर सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि डिपोजिशन, फैट, प्लेग और ब्लड का क्या कोज कर सकता है, डिपोजिट कर सकता है वहाँ पर। तो एथेरोस्क्लेरोसिस कोज कर सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कोज कर सकता है। ये आर्टरी आ गई, यहाँ पर क्या बन गया, क्लोट बन गया, एथेरोस्क्लेरोटिक क्लोट बना सकता है यहाँ पर। तो डायस्टोलिक ज़्यादा डेंजरस है। अगर इसका लेवल बढ़ता है तो ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है, ब्लड वेसल्स को हार्ड बनाता है, ब्लड वेसल्स में क्लोट बना सकता है, एम्बुलेंस बना सकता है। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसी कंडीशन में स्ट्रोक और हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट अटैक प्लस साथ में और भी है हार्ट डिजीज, इन सब के चांसेस को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रेशर रीडिंग शुड बी, ऐसा कौन सा ब्लड प्रेशर है जो फिजिशियन को इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। 130/98 mmHg, 140/88 mmHg। तो ये अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है, 130, 140, 130, 138।
यहाँ पर सबसे ज़्यादा डायस्टोलिक जो है वो 98 है। वो कितना है? 98। तो यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डायस्टोलिक बढ़ा हुआ है, ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी को डिक्रीज करेगा, उनको हार्ड बना देगा, एथेरोस्क्लेरोसिस कोज करेगा, स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर बाकी सारे टुवार्ड्स द बहुत ज़्यादा बढ़े हुए नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है। तो ये डायस्टोलिक बीपी को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा और फिजिशियन को इमीडिएटली क्या किया जाएगा? रिपोर्ट किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन। ये आप देख ही रहे हैं अभी क्या चल रहा है कि वन वे कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक क्या रहेगा, एक रहेगा स्पीकर और दूसरा क्या रहेगा? लिसनर रहेगा। सेकंड क्या रहेगा? लिसनर। स्पीकर बोलता रहेगा, लिसनर सुनता रहेगा, जैसे अभी क्लास चल रही है। ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? ये वन वे कम्युनिकेशन है। ये कौन सा कम्युनिकेशन है? वन वे कम्युनिकेशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा? स्पीकर और लिसनर दोनों क्या करते हैं? एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। कॉन्फ्रेंस में भी सेम है, स्पीकर और लिसनर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। वर्कशॉप में भी सेम है। यहाँ सबका क्या होता है? इक्वल रोल होता है। सबका क्या होता है? इक्वल रोल होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये तीनों ग्रुप डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप, यहाँ पर जो स्पीकर और लिसनर दोनों क्या करते रहते हैं? इक्वली पार्टिसिपेट करते रहते हैं। दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्लास लेक्चर शुरू से देखा अपन ने, ये किस प्रकार का मेथड है? दैट इज कॉल्ड वन वे मेथड। इसको बोला गया वन वे मेथड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एजुकेशन का, विच इज द प्रोजेक्टेड एविएड। बहुत लोगों को आंसर आता होगा, लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसके। फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, ग्राफ और रेडियो। देखो रेडियो से अपन क्या करते हैं? सिर्फ सुनते हैं, तो ये किस प्रकार का हो गया? दैट इज ऑडियो। ग्राफ को अपन देख पा सकते हैं, तो ये किस प्रकार का हो गया? दैट इज वीडियो। चार्ट को भी अपन देख पाते हैं, ये किस प्रकार का हो गया? विजुअल एड हो गया। फिल्म स्ट्रिप क्या होता है? ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट में एक फिल्म स्ट्रिप को लगाया जाएगा, इसके बाद में बड़ी स्क्रीन पे इसको क्या किया जाएगा? डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो ये कैसा किया गया? इसमें फिल्म स्ट्रिप को प्रोजेक्ट किया गया। तो कौन सा एड है ये? प्रोजेक्टेड एविएड। इसको कौन सा एड बोलते हैं? प्रोजेक्टेड एविएड बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिल्म स्ट्रिप। लेकिन फिर भी मैं आपको और भी आंसर बताना चाहूँगा। अगर बात आती है प्रोजेक्टेड की और दूसरा कौन सा है? नॉन प्रोजेक्टेड। तो यहाँ पर तो बहुत सिंपल है, ब्लैक बोर्ड, इसके अलावा चार्ट, इसके अलावा ग्राफ, इसके अलावा और भी फ्लैश कार्ड्स, इसके अलावा डायग्राम, इसके अलावा पोस्चर, ये सारे के सारे कौन से एड है? ये नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स हैं। अब अगर प्रोजेक्टेड विजुअल एड की बात करते हैं तो यहाँ पर एक आंसर अभी अपन ने दिया है, फिल्म स्ट्रिप। कौन सा आंसर है? फिल्म स्ट्रिप। दूसरे की बात करते हैं अपन। दूसरे में क्या होता है? एक OHP आता है, ओवर हेड प्रोजेक्टर। एक स्लाइड होती है, उसमें एक या जो इसकी फिल्म आती है उसको एंटर किया जाता है, फिर बड़े लेवल पे वो स्क्रीन पे आपको क्या करता है? दिखाई देता है। एक प्रोजेक्टर्स होते हैं जो यूज किए जा रहे हैं टीचिंग के लिए, प्रोजेक्टर होते हैं। एपिस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिस्कोप या डायास्कोप। इसमें भी एक पेपर पे जो डायग्राम बना के वॉल पे बड़े लेवल पे इसको क्या किया जा सकता है? दिखाया जा सकता है। एक है मैजिक लैंटर्न, ये भी सेम डायस्कोप की तरह ही है। ये इस प्रकार के एड्स हैं यहाँ पर, जैसे पेपर शो किया गया, फिर बड़े लेवल पे पर्दे पे आपको क्या करेंगे? दिखा देंगे। तो ये भी एक प्रकार के कौन से एड्स हैं? प्रोजेक्टेड्स विजुअल एड्स इनको बोला गया है। तो फिल्म स्ट्रिप यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी इन्फेक्शन व्हाट हैपन टू द WBC। सबको पता है, अगर बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले कौन आएगा? WBC आएगा। और WBC आएगा तो WBC का नंबर यहाँ पर क्या होता है? बढ़ जाता है। और वो क्या करती है? इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है और पेशेंट को क्या करने का काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। और डिजीज़ को क्या करती है? प्रिवेंट करती है। या फिर एंटीजन को क्या करती है? फैगोसाइटोसिस। अलग अलग प्रकार की WBC हैं, कुछ लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म में काम करते हैं। तो यहाँ पर WBC काउंट में क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। इन्फेक्शन के टाइम पे WBC क्या होती है? इंक्रीज होती है। विच साइट इज यूज टू असेस द स्टेटस ऑफ सर्कुलेशन टू द लोअर आर्म एंड ऑस्कल्टेट द BP। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एल्बो की बात करता हूँ तो यहाँ पर सपोज करो अपन ने BP कफ लगाया है, इस एरिया में ये फिंगर्स आ गया यहाँ पर,
इस एरिया में अगर बीपी कफ लगाया है, यहाँ पर बीपी कफ अप्लाई किया है, इसके बाद में उसकी रीडिंग अपन एक मॉनिटर पे देख रहे हैं, यहाँ पर मॉनिटर पे इसकी रीडिंग देख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर तो पूरी वेसल्स क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो इस एरिया में जो आर्टरीज आएगा जिस पे बीपी को चेक करने के लिए, बीपी चेक करने के लिए इस आर्टरी को क्या किया जाएगा, ऑस्कल्टेट किया जाएगा। और ये आर्टरी कौन सी है, दैट इज कोल्ड ब्रेकियल आर्टरी। और कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लोअर आर्म में। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लोअर आर्म में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, विच साइड इज यूज टू असेस द स्टेटस ऑफ सर्कुलेशन, यहाँ के सर्कुलेशन को देखने के लिए। और कौन सी आर्टरी रहेगी, ब्रेकियल आर्टरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एपिकल आर्टरी कहाँ पर है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस हार्ट। टेम्पोरल आर्टरी नेक के साइड में। एक्सिलरी आर्टरी ये आपकी कहाँ पर आ गई, एक्सिला में आएगी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो छोटा सवाल है, अ नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। करेक्ट आंसर इज सी। टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा, वर्टिब्रे। फर्स्ट है सर्वाइकल, फर्स्ट वर्टिब्रा सर्वाइकल, सेकंड है थोरसिक, थर्ड लंबर, फोर्थ सेक्रम, फिफ्थ कॉकिक्स। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रम 5, कॉकिक्स 4। टोटल वर्टिब्रा का नंबर पूछा जाता है 33। टोटल वर्टिब्रा कितनी होगी, 33 हो गई। अगर टोटल वर्टिब्रा 3 है तो सबसे छोटी पूछ लिया, तो C4 छोटी और C4 सर्वाइकल। और लंबर लंबी, L4 बड़ी या लंबी, ये कौन सी रहेगी, L4 लंबर। बड़ी कौन सी होगी, लंबर। छोटी कौन सी होगी, सर्वाइकल। अब लास्ट की जो 2 वर्टिब्रा हैं, फर्स्ट वर्टिब्रा को क्या बोला गया, फर्स्ट वर्टिब्रा इसको बोलते हैं एटलस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जो वर्टिब्रा है उसको क्या बोला गया, एक्सिस। सेकंड वर्टिब्रा क्या बोला गया, एक्सिस। तो ये एक और इंपॉर्टेंट। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है, थोरेसिक 14 होती है, लंबर 5 होती है, सेक्रम 5 होती है, कोकिक्स 4 होती है। सबसे छोटी की बात करें तो सर्वाइकल, सबसे बड़ी की बात करें लंबर, फर्स्ट की बात करते हैं एटलस, और सेकंड की बात करते हैं तो क्या बोला गया, उसको एक्सिस बोला गया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलो आर द साइन ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट आर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है तो अपन चेक करते हैं, सबसे पहले कॉन्शियसनेस, पल्स, बीपी, प्यूपिल डायलेशन, सैचुरेशन, ये सब चीज़ें, कॉन्शियसनेस है, पल्स है, बीपी है, प्यूपिल डायलेशन है, सैचुरेशन, ये सारे के सारे क्राइटेरिया अपन क्या करते हैं कार्डियक अरेस्ट में, कार्डियक अरेस्ट में चेक करते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि अगर अपन पल्स अपन को नहीं फील हो रहा है, अगर पल्स अपन को नहीं फील हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये अब्सेंस ऑफ पल्स मिल सकता है, कार्डियक अरेस्ट में क्या हो सकता है, मिल सकता है। डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल क्या हो जाती हैं कार्डियक अरेस्ट में, डायलेट हो जाती है, बिल्कुल मिल सकता है। डायलेशन ऑफ प्यूपिल हो जाता है। इमीडिएट कॉन्शियसनेस है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कॉन्शियसनेस भी डिक्रीज होती है, बीपी भी डिक्रीज हो जाता है, प्यूपिल का डायलेशन होता है, सैचुरेशन भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर, अब्सेंस ऑफ पल्स यस, डायलेशन प्यूपिल यस, कॉन्शियसनेस यस, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन नहीं होता है, प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्यूपिल क्या होती है, जब भी कार्डियक अरेस्ट आता है तो प्यूपिल में क्या प्रेजेंट होता है, प्यूपिल में प्रेजेंस होता है यहाँ पर डायलेशन, प्यूपिल क्या होती है, डायलेट होती है। इसका एक चीज़ और भी आपको याद रखना है कि पिन पॉइंट जो प्यूपिल होती है, पिन पॉइंट प्यूपिल, ये किस में प्रेजेंट होती है, ओफोइड पॉइजनिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस में प्रेजेंट होती है, ओफोइड पॉइजनिंग में होती है। मैं लिख रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो पिन पॉइंट प्यूपिल या प्यूपिल का कंस्ट्रक्शन कहाँ पर होता है, ओफोइड पॉइजनिंग में होता है। बाकी कार्डियक अरेस्ट में सारे क्या होते हैं, पल्स अब्सेंट होती है, कॉन्शियसनेस लॉस होता है, और प्यूपिल का क्या होता है, डायलेशन होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सिंपल भी है।
जहाँ पर ब्लड लॉस हुआ है, जहाँ पर ब्लड लॉस हुआ है वहाँ पर अपन क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। वहाँ पर क्या करेंगे, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे। जहाँ ब्लड लॉस हुआ है वहाँ ब्लड का क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ब्लीडिंग हेमरोइड्स नाम से पता चल रहा है, ब्लीडिंग कैसी हो रही है, थ्रू द रेक्टल हो रही है। हेमरेज यहाँ पर किसी प्रकार का टाइप नहीं दिया, लेकिन हेमरेज का मीनिंग क्या है, ब्लीडिंग हो रही है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर 8 एब्सेंट होता है और ये किसको कोज करता है, ये भी कोज करता है ब्लीडिंग को। तो ये तीनों कंडीशन, हीमोफीलिया ब्लीडिंग, ये ब्लीडिंग, और हेमरोइड्स क्या करता है, ब्लीडिंग। लेकिन कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, ये क्या कंडीशन है, यहाँ पर पेशेंट में ऑलरेडी, कंजेस्टिव का नाम से पता चल रहा है, फ्लूइड का वॉल्यूम कैसा हो रखा है, फ्लूइड वॉल्यूम हो रखा है ओवरलोड। कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में क्या हो रखा है, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो रखा है। ऐसी कंडीशन में चाहे वो फ्लूइड हो चाहे वो ब्लड हो, ये सब का सब क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी कि अपन को नहीं देना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें अपन को ब्लड नहीं देना होगा, ना ही फ्लूइड देना होगा पेशेंट को, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट का वर्कलोड क्या हुआ है, बढ़ा हुआ हो रखा है। वेरी 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 गुड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लॉटिंग फैक्टर। तो फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, कैल्शियम है, सोडियम है। सोडियम नहीं है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इनके अलावा भी अगर और कोई ऑप्शन आता है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फालतू पर थोड़ा शराफत से लोगों के सामने आगे चलो, सफलता प्राप्त होगी। ये एस नहीं आएगा। तो यहां पर है फाइब्रिनोजन, ये क्लोटिंग फैक्टर है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, रट लेना इनको, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, ये कैल्शियम भी ध्यान रखना आयनाइज्ड है। इसके अलावा लेबाइल, इसके अलावा स्टेबल, एंटी हीमोफिलिक, क्रिसमस, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, और हैगमैन फैक्टर। और लास्ट में फिर से कहां से स्टार्ट करना है, एफ से। ये होगा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। कौन सा है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। सो फालतू पर थोड़ा शराफत से लोगों के सामने आगे चलो, सफलता प्राप्त होगी। फिर से फालतू, ये आपका, ये मेरा लॉजिक है, बाकी आप किस तरीके से याद करते हैं मैं इसको बता देता हूं। यहां पर फालतू पर थोड़ा सी फॉर शराफत से लोगों के सामने आगे चलो, सफलता प्राप्त होगी। और लास्ट में फिर से क्या आ जाएगा, फालतू। ये मेरा लॉजिक है, आप अपने तरीके से इसको याद कीजिएगा। फालतू पर थोड़ा शराफत से लोगों के सामने आगे चलो, सफलता प्राप्त होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको क्या बोला गया, क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये किस में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज कॉल्ड एज। बहुत सरल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास से अपन देखते आ रहे हैं। डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज नोन एज डिस्निया। डिस्फोनिया, दैट इज डिफिकल्टी इन स्पीच, फोन। डिस्पेप्सिया, दैट इज रिलेटेड टू डाइजेशन। डिस्फासिया, दैट इज डिफिकल्टी इन सोलोइंग। तो ये सोलोइंग है, फेजिया मीन्स सोलोइंग है, वेप्सिया मीन्स डाइजेशन है, फोनिया मीन्स स्पीच है,
और नियम मीन्स क्या, रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये तो, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इफ ए नैरो बीपी कप इज यूज्ड फॉर बीपी देन व्हाट विल बी द आउटकम। अगर बीपी कप नैरो यूज किया है तो रीडिंग में क्या चेंज आएगा, अगर बीपी कप नैरो यूज किया है तो रीडिंग में क्या चेंज आएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, अगर कप की बात करते हैं, अगर कप चौड़ा काम में लिया गया है या जिसको क्या बोल सकते हैं वाइड काम में लिया गया, तो वाइड जैसे ही जहाँ पर चौड़ाई बढ़ जाती है तो प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चौड़ाई बढ़ते प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर चौड़ा यूज़ किया गया तो बीपी कैसा आएगा, डिक्रीज आएगा। अगर नैरो, इसको वाइड भी बोल सकते हैं, नैरो, छोटा और पतला, ये वर्ड जहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर बात आती है लूज और टाइट की, तो लूज में ऊपर तक बीपी को लेके जो रीडिंग उसको लेके जाना पड़ेगा, तो लूज में इंक्रीज होगा और टाइट में क्या होगा, डिक्रीज होगा। टाइट में क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बीपी कप चौड़ा है, उसकी साइज ज़्यादा है तो बीपी कम आएगा, बीपी कप नैरो है तो बीपी ज़्यादा आएगा। अगर बीपी लूज है तो रीडिंग हाई आएगी, अगर बीपी टाइट है, बीपी कप टाइट है तो रीडिंग कैसा आ जाएगा, लो आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है नैरो बीपी कप, सकड़ा काम में लिया गया है, तो एक्चुअली यहाँ पर आंसर जो आएगा वो फॉल्स और हाई रीडिंग आएगा। आंसर कैसा आएगा, फॉल्स और हाई रीडिंग आएगा। व्हाट इज द नॉर्मल ओरल टेम्परेचर, सबको पता है, फंडामेंटल का फर्स्ट पार्ट है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कौन सा टेम्परेचर है, दैट इज ओरल। अगर बात करते हैं रेक्टल की तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर एक्जिला की बात करते हैं तो ये हो गया 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का। अब अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू, ध्यान रखना, 0.5 डिग्री क्या है, सेल्सियस। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो ओरल और एक्जिला और रेक्टल के बीच में कितना जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और रेक्टल होता है 99 और एक्जिला होता है 97.6। अब ओरल और एक्जिला के बीच में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस है फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में कितना है, 0.5 डिग्री सेल्सियस है। इस दोनों के बीच में सेम है। ओरल और रेक्टल के बीच में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस है, सेल्सियस में 0.5 डिग्री का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर फ़ारेनहाइट में कितने का डिफरेंस है, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस है, और सेल्सियस में कितना है, सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस का क्या है, डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना आपको, एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछा गया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्रेशन ऑफ ब्लीडिंग। देखो ये नेक की बात है, कंप्रेशन ऑफ ब्लीडिंग, यहाँ से एक आर्टरी कैरी कर रही है जो किसको सप्लाई कर रही है, ये जो आर्टरी कौन सी है, दैट इज कोल्ड कैरोटिड आर्टरी। ये आर्टरी कौन सी है, कंप्रेशन ऑफ ब्लीडिंग कैरोटिड आर्टरी इमीडिएटली लीड्स टू। तो यहाँ पर इसको अपन, यहाँ ब्लीडिंग हो रहा है तो इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। ये कंप्रेशन करने की वजह से क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई है वो किसको डिक्रीज हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी। ब्लड सप्लाई किसको इंटरप्ट हो जाएगी, ब्लड इंटरप्ट होगा किसको, ब्रेन को। ब्लड किसको इंटरप्ट होगा, ब्रेन को। और ब्रेन को ब्लड इंटरप्ट होने की वजह से क्या कोज हो सकता है, स्ट्रोक कोज हो सकता है, या इन्फेक्शन कोज हो सकता है, या क्या कोज हो सकता है, इन्फेक्शन कोज हो सकता है ब्रेन टिश्यूज को। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या, इसको अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या कोज हो सकता है, स्ट्रोक कोज हो सकता है। ऐसे में मैनेजमेंट क्या करना है, ऐसे में मैनेजमेंट करना है एंटी कोगुलेंट। क्या देते हैं पेशेंट को, एंटी कोगुलेंट विद इन इमीडिएट इफेक्ट क्या करते हैं, शुरू पेशेंट को कर दिया जाता है। नर्स ऑब्टेन वाइटल साइन एंड डिटरमाइन द लेवल ऑफ कंफर्ट फॉर द पेशेंट। वाइटल साइन ले रही है, मैंने बोला ना, जब डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ केयर प्रोवाइडर वाइटल साइन ले रहे हैं, विच स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज परफॉर्म्ड। तो वाइटल साइन ले रही है तो ये क्या हो गई, दैट इज ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट कर रही है। लेकिन ये किसका पार्ट है, क्यों कर रही है, ये फर्स्ट फेज है किसकी, ये फर्स्ट फेज है नर्सिंग प्रोसेस की। ये फर्स्ट फेज किसकी है, नर्सिंग प्रोसेस की। और वो फर्स्ट फेज क्या कहलाती है, असेसमेंट। असेसमेंट का मीनिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव और
सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा कलेक्शन क्या कहलाएगा, असेसमेंट। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इंफॉर्मेशन वर्बलाइज और स्टेटेड बाय द पेशेंट, जो इंफॉर्मेशन पेशेंट दे रहा है, ये अपन भी बात कर चुके हैं पहले, जो इंफॉर्मेशन पेशेंट दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन वर्बलाइज, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव डाटा। जो नर्स असेस कर रही है ऑब्जेक्टिव डाटा, उसको क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। और जो पेशेंट खुद बता रहा है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव डाटा, या इसका दूसरा नाम क्या है, सिम्टम्स। इनको क्या बोलते हैं, सिम्टम्स। ये टोल्ड बाई पेशेंट, टोल्ड बाई पेशेंट। एग्जाम्पल और बता दूं मैं आपको, फियर, एंग्जाइटी, नोजिया, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव डाटा। द प्रेजेंस ऑफ फ्रेश ब्लड इन द स्टूल इट इज कॉल्ड एज, ये कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो आपको देखनी है। हीमेटो मीन्स क्या हो गया, ब्लड, और चीजिया मीन्स ध्यान रखना ब्लड कैसा है, फ्रेश, और कहाँ पर प्रेजेंट है, स्टूल में। अगर स्टूल में फ्रेश ब्लड है तो इसको बोलते हैं हीमेटोचीजिया। अगर स्टूल में ओल्ड ब्लड है, या इसको क्या बोल सकते हैं, डार्क ब्लड है, इसको क्या बोलेंगे, मेलेना। हीमोपोटाइसिस, यहाँ पर ब्लड प्रेजेंट है, और ब्लड भी कहाँ पर प्रेजेंट है, स्पुटम में। ब्लड कहाँ प्रेजेंट है, स्पुटम, इसको हीमोपोटाइसिस बोला। हेमीचूरिया, यहाँ पर ब्लड है और ब्लड कहाँ पर है, यूरिन में, तो उसको क्या बोल दिया गया, दैट इज कॉल्ड हेमीचूरिया। बाकी और भी टर्म्स आती रहेंगी। तो हीमेटोजीजिया, फ्रेश ब्लड इन द स्टूल, मेलेना, डार्क और ओल्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार, इसको एक बार आप थोड़ा देख लेना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हीमेटोजीजिया और मेलेना, फ्रेश ब्लड इन स्टूल और ओल्ड ब्लड इन स्टूल, हीमोपोटाइसिस स्पुटम इन द, सॉरी, ब्लड इन द स्पुटम, हेमीचूरिया इज द ब्लड इन द यूरिन। इंटरनेशनल डे फॉर नर्सेस, ओ आज के पूरे चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट है वैसे देखा जाए तो, और सबसे कंफ्यूजिंग में। इंटरनेशनल डे फॉर नर्सेस, ध्यान रखना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न ऑन 12 मई 1920 और डेथ 13 अगस्त 1820 और 1910। डेथ कब हो गई, सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न 12 मई 1820 और डेथ कब हो गई थी, बोर्न 12 मई 1820 और डेथ 13 अगस्त 1910, तो अप्रोक्सीमेटली 90 ईयर ओल्ड डेड हुई थी। तो उसी के बर्थ एनिवर्सरी पे क्या है, क्या मनाया जाएगा, मई 12, क्या मनाया जाएगा, इंटरनेशनल डे फॉर नर्सेस। क्लीनिंग ऑफ बैड सोर हैज टू बी डन फ्रॉम, देखो दो ही चीजें याद रखना, इन्फेक्टेड वुंड और सेकंड है स्टीराइल वुंड। सेकंड कौन सा है, स्टीराइल वुंड। अगर वुंड स्टीराइल है, ये इंसिजन लगाया गया, तो इसको जो क्लीन करते हैं इनर टू आउटर, क्लीन कैसा करते हैं, इनर टू। अगर स्टीराइल वुंड है, सर्जिकल ड्रेसिंग है, स्टीराइल वुंड बोल सकते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग बोल सकते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग बोल सकते हैं। तो इनको कैसा करते हैं, इनर टू आउटर, कैसा करते हैं, इनर टू आउटर क्लीन करते हैं, इसको इनर टू आउटर करते हैं। लेकिन इन्फेक्टेड वुंड है तो पूरा का पूरा इन्फेक्शन सेंटर में लाके आउटर टू इनर, आउटर टू इनर, और यहाँ पर लाके क्या अप्लाई किया जाएगा, मेडिसिन, ताकि मैक्सिमम बैक्टीरिया क्या हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि अगर स्टीराइल वुंड है तो बैक्टीरिया जो है वो वुंड के अंदर नहीं जाने चाहिए, तो अवे कर इनर टू आउटर करना है। और जो इन्फेक्टेड वुंड है वो बाकी दूसरी साइड को इफेक्ट नहीं करे, इसलिए सारा का सारा क्लीन एरिया दूर की साइड से क्या रखे, क्लीन, और पास में लाके उसको कलेक्ट करेंगे और उस पर अप्लाई कर सकते हैं मेडिकेशन, ताकि मैक्सिमम बैक्टीरिया क्या किया जा सके, डेड किया जा सके। तो बैड सोर जो है वो कैसा क्लीन किया जाएगा, आउटर से इनर, और स्टीराइल ड्रेसिंग और पोस्ट सर्जिकल जो ड्रेसिंग है वो इनर टू आउट क्या की जाएगी, क्लीन किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। प्लाज्मा प्रोटीन विच डिटरमाइन ऑनकोटिक प्रेशर, करेक्ट आंसर एल्बुमिन, ध्यान रखना। तो 3 प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन है ब्लड में। प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड का टोटल, जैसे 45% ब्लड सेल होती है, 55% प्लाज्मा होता है। इस 55 के अंदर 92% क्या होता है, H2O होता है, 7% प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, और 1% क्या होता है,
1% होता है अदर्स। इन 7% प्लाज्मा प्रोटीन की बात करते हैं तो एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन। ये किस में काम करता है? ये फाइब्रिनोजन हेल्प करता है क्लोटिंग में। ग्लोबुलिन के 2 काम याद रखो आप, थायरोग्लोब्युलिन, क्या बोलते हैं, थायरोग्लोबुलिन, और दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन में कौन सा ग्लोबुलिन होता है? ग्लोबुलिन होता है। थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं उनको कौन ट्रांसफर करता है? इनको ग्लोबिन जो एल्बुमिन प्रोटीन है वो लेके जा रहे हैं इनको। एल्बुमिन का मेन काम है ऑनकोटिक